नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, यानी पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो जब आप बीएड करने लगते हैं, जब भी बीएड आप करते हैं तो आपको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, ठीक है। जो भी बीएड प्रशिक्षु होंगे उनको पता होगा कि पाठ्य योजना बनाया जाता है। तो कैसे पाठ्य योजना बनाते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। और आप इसी से आप लिख सकते हैं, आप इसी से लिख करके आप भी बना सकते हैं पाठ्य योजना की फाइल, ठीक है। तो बीएड में फाइल लिखनी पड़ती है, दो तीन फाइल लिखनी पड़ती है, तो उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे पाठ्य योजना वही देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये सब फाइल में लिखना होता है, नाम और विषय का नाम, ठीक है, इत्यादि सब इसमें लिखना है। और यहाँ से पाठ्य योजना यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पाठ्य योजना संख्या जो भी रहेगा, तो पहला मान लीजिए है तो पहला इसमें डाला गया है, तो इसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम में आप उस विद्यालय का नाम डालेंगे जिस विद्यालय में आपकी जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग होगी। जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर नहीं रहेगा। जिस विद्यालय से मतलब जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग होगी, आप पढ़ाने के लिए जिस विद्यालय में जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रहता है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद उसके नीचे इस तरह से कॉलम बनाया जाता है और इसमें लिखा जाता है एक जगह दिनांक, डेट एक जगह लिखेंगे, एक जगह कक्षा लिखेंगे जिस क्लास के लिए बनाएंगे। तो क्लास 8 के लिए है जो बनाया जा रहा है इसमें। और वर्ग भी लिख सकते हैं, वर्ग बहुत ज़रूरी नहीं रहता है लिखना, वर्ग छोड़ सकते हैं आप। कालांश लिखना रहता है, कालांश में प्रथम इसमें लिखा गया, कहना मतलब कौन सी घंटी में आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहली घंटी है तो प्रथम लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही उतार दें। कालांश में जिस घंटी में पढ़ाने जाएंगे वो इसमें लिखा जाएगा। अवधि में 35 से 40 मिनट की घंटी आपकी होती है। तो मतलब अवधि का मतलब आपकी घंटी कितने समय की है वही लिखा जाता है। तो 40 मिनट इसमें लिखा गया है, 40 मिनट की घंटी है। तो कहीं कहीं 35 मिनट की भी रहती है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। विषय हिंदी के लिए बनाया जा रहा है, तो हिंदी है। उप विषय में पद्य, कहने का मतलब पद्य का ये बन रहा है, तो पद्य है। प्रकरण, प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक होता है। टॉपिक में है नीड़ का निर्माण, फिर ये टॉपिक है हमारा। अब आगे चलते हैं। उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, फिर हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे छात्रों के मन में काव्य के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में उचित प्रवाह, लय एवं रीति से भावपूर्ण कविता पढ़ने की प्रेरणा जागृत करना। इसके बाद छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। इसके बाद कवि की अनुभूतियों, आदर्श कल्पनाओं को छात्रों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है भाव, क्या है यहाँ पे, भावाभिव्यंजना एवं रसानुभूति द्वारा छात्र एवं कवि के मध्य तादात्म्य स्थापित करना। इसके आगे है छात्रों को काव्य शैली का बोध कराते हुए उनकी प्रवृत्ति को काव्य की ओर मोड़ना। इसके बाद कविता के भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हुए भाषा एवं भावगत सौंदर्य को परखने एवं सराहने की क्षमता विकसित करना, ठीक। इतना है यहाँ पे। अब विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें अब पहला लिखेंगे छात्र कविता के रचयिता को जान सकेंगे। दूसरा, छात्र कविता का अर्थ जान सकेंगे। छात्र कविता का शीर्षक बता सकेंगे। अब भावात्मक उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और उसमें पहला लिखेंगे छात्र कविता के भाव को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा, छात्र कविता को उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकेंगे। तीसरा, छात्र कविता की व्याख्या कर सकेंगे।
अब तीसरा हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक उद्देश्य। ये हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे पहला, छात्र इसी समभाव की दूसरी कविता ढूंढ सकेंगे। दूसरा है छात्र कवि की अन्य रचनाएं ढूंढ सकेंगे। तीसरा, छात्र कविता के भाव से प्रेरित होकर दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। अब सहायक सामग्री में वो चीज़ लिखा जाता है जो आप पढ़ाते समय जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वही सहायक सामग्री है। तो इसमें लिखा जाएगा कविता के भाव को प्रदर्शित करता चार्ट, मतलब एक चार्ट रहेगा जिसमें कविता का भाव प्रदर्शित करता हुआ उसमें बनाया गया रहेगा, मतलब चित्र रहेगा उसमें, तो ये चार्ट रहेगा। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे छात्र कविता के भावों से पूर्व परिचित हैं, मतलब पहले से कुछ जानते हैं इसके बारे में। प्रस्तावना हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे, अब इस तरह से चार्ट बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे जिससे बनाया गया है। क्रम संख्या यहाँ पर है, यहाँ छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, यहाँ छात्र छात्रा कथन, ठीक है। तो छात्राध्यापिका लिखना होता है, जो कोई लड़की अगर बीएड कर रही है, कोई छात्रा है तो छात्राध्यापिका लिखेगी, अगर कोई छात्र बीएड कर रहा है तो यहाँ पर छात्राध्यापक लिखना होगा, ठीक है। तो यही अंतर रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ चिड़ियों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे कबूतर, कौवा, गौरैया बताएंगे। गौरैया कहाँ रहती है, बच्चे बताएंगे घोंसले में। घोंसले को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो नीड़ कहते हैं, बच्चे बताएंगे। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे आज हम लोग नीड़ का निर्माण फिर पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे अन्वित प्रथम और नीड़ का डैश डैश करके अंतिम फिर। इतना हो गया। आदर्श वाचन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा उचित लय, यति, गति, प्रवाह, छंद, विराम आदि चिन्हों के अनुसार स्वरावरोह अवरोह के साथ भावयुक्त वाचन किया जाएगा। इतना हुआ। अनुकरण वाचन इस हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाएगा। निरीक्षण एवं उच्चारण संशोधन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे छात्रों द्वारा गलत उच्चारण को सही कराया जाएगा, इसमें लिखा गया है। और काठिन्य निवारण मतलब जो कठिन शब्द हैं उसका निवारण कैसे करेंगे उसको बताएंगे, ठीक है। एक यहाँ लिखेंगे शब्द, यहाँ अर्थ, यहाँ विधि, यहाँ प्रयोग। तो चलिए इसमें नीड़ जिसका अर्थ है घोंसला और विधि करने मतलब पर्यायवाची, इसमें लिखेंगे चिड़ियाँ घोंसले में रहती हैं। ने कहने मतलब प्रेम होता है और विलोम इसमें लिखा गया है राम श्याम से घृणा करता है, तो ये विलोम हो जाएगा। नभ का मतलब आकाश पर्यायवाची इसमें लिखेंगे और इसमें आकाश नीला दिखाई देता है। भूमि जिसका मतलब है ज़मीन और पर्यायवाची कहने का मतलब डैश दिया गया है अनाज ज़मीन में उगता है। निशा मतलब रात्रि और इसमें वही चीज़ रहेगा, रात में अंधेरा होता है। जन कहने मतलब लोग, वही चीज़ गांव में लोग एक साथ रहते हैं। इतना हुआ। भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति, ये हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, यहाँ छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ संपट कार्य, ठीक। यहाँ नीड़ का निर्माण फिर लिखा गया है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब कठिन निवारण इसमें भी है, शब्द अर्थ विधि प्रयोग। मुस्कान हंसी इसमें लिखेंगे, इसमें पर्यायवाची इसमें हंसना। यहाँ भूधर लिखा है, यहाँ पहाड़ इसका मतलब पर्यायवाची और यहाँ पर्वत लिखा गया है। विटप पेड़, डैश यहाँ है वृक्ष। निर्मित बना हुआ, इसमें निर्माण।
तो इसी से देख करके भी आप लिख सकते हैं। विहंगम पक्षी, विहग गगन आकाश हुआ, ये वही डैश रहेगा। नभ निज मन अपना, विलोम ये क्या है पराया यहाँ पर है। संदर्भ यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग लिख सकते हैं, मतलब अपने पाठ के अनुसार संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में वही रहता है, लेसन का नाम रहता है और लेखक का नाम या कवि का नाम रहता है, बस संदर्भ में यही सब रहता है और कुछ नहीं रहता है। और प्रसंग में वो रहता है इसका भाव, मूल भाव क्या है शार्ट में 1-2 लाइन में लिखना रहता है, ठीक है। और व्याख्या देखेंगे, इसमें व्याख्या देख रहे हैं। इस कविता में कवि कहता है कि तेज आंधी चलने पर जब घोंसला टूट जाता है तो चिड़िया प्रेम से पुनः उसे बनाने का प्रयास करती है। आंधी चलने से आकाश में अंधेरा छा गया है। धूल से भरे बादलों ने आकाश को इस तरह घेरा है कि दिन भी रात की तरह दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो अब सुबह नहीं होगी। आंधी के कारण धूल का एक एक कण हिल गया है और तभी पूर्व दिशा से सूर्य की एक किरण आशा के रूप में दिखाई पड़ी है। और इसमें लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, सुनेंगे, इसमें देखना नहीं है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर नहीं कराया जा रहा है, तो व्याख्यात्मक है। और इसमें लिखेंगे कठिन शब्दों का अर्थ, ठीक है। तो ये इतना हुआ। इसके आगे चलते हैं। बोध के प्रश्न। पहला, चिड़िया रहने के लिए क्या बनाती है? तो बच्चे बताएंगे घोंसला। दूसरा, जब तेज हवा चलती है तो क्या कहलाती है? आंधी कहलाती है। दिन के बाद क्या आता है? रात। रात कैसी होती है? काली। अन्वित द्वितीय, अन्वित द्वितीय और ये बह चले फिर ये मतलब यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब ये है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ये तो ऊपर जो था वही रहेगा। निरीक्षण एवं उच्चारण संशोधन, ये लिखेंगे। अब इसका भी व्याख्या लिखेंगे। कब कहता है कि आंधी के झोंके बहने से बड़े बड़े पहाड़ कांपने लगे और पुराने पेड़ जड़ समेत उखड़ गए, तो सोचो उस तिनके से बने घोंसले का क्या हाल हुआ होगा। ईंट पत्थर से बने बड़े बड़े महल भी डिग गए। फिर भी हे आशावान पक्षी, तू कहाँ कहाँ छुपा था जो गर्व के साथ आकाश में उड़ रहा है और प्रेम से अपना घोंसला पुनः बना रहा है। बोध के प्रश्न। बोध के प्रश्न। पहला, सूर्य किस दिशा में निकलता है?